हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, है ना। मैं यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करता हूँ। जितने भी लोग आ चुके हैं आप सभी को गुड मॉर्निंग। एक बार ऑडियो और वीडियो बस कंफर्म करना सभी लोग। एक बार ऑडियो और वीडियो कंफर्म करना सभी लोग। क्या मैं प्रॉपरली ऑडिबल हूँ, विजिबल हूँ? सभी लोग बताएंगे। ओके, ठीक है। चलो, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, बहुत बढ़िया। देखो, तो मैं सबसे पहले कुछ चीजें आपको बताऊंगा, है ना, जो इस टाइम पे मैक्सिमम लोग गलती करते हैं। देखो, ये नो डाउट आपके पास टाइम कम है ना। तो इस कम टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है ये लोगों को नहीं पता है ना। तो आपको ये समझना है कि इस टाइम को हम लोग पेशेंसफुली कैसे यूज कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं? ज्यादा जल्दबाजी ना दिखा के, है ना। आपको ज्यादा पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं दिखाना है ना। तो आप लोग ज्यादा पढ़िए लेकिन जल्दबाजी मत दिखाइए, है ना। एक प्रॉपर एक ऐसा शेड्यूल बनाइए अपने लिए जो अचीवेबल हो। डेली का टारगेट बनाइए, है ना। अभी आप ये मत सोचिए कि 28 को एग्जाम है तो आप 12 दिन का शेड्यूल बना लो। आज आप आज का शेड्यूल बनाइए, फिर कल का नया शेड्यूल बनाइए, है ना। ऐसा प्लानिंग करिए। बहुत लंबा प्लानिंग मत करिए, क्योंकि अभी कुछ भी प्लानिंग फेल हो सकती है, क्योंकि एग्जाम 12 दिन में है। तो हो सकता है कहीं भी आपको प्लानिंग चेंज करके कुछ दूसरा देश पढ़ना पड़ जाए, है ना। तो लंबा प्लानिंग ना करके इसको 3 5 4 पार्ट में डिवाइड करके करिए, ठीक है। और पेशेंसफुली करिए। गहरी सांस लीजिए, है ना, आराम से रिलैक्स होकर, ठीक है। बिल्कुल मन को स्थिर रखना है, मन को स्थिर रखना है। तो ज्यादा तेज दौड़ पाएंगे। अगर मन को ज्यादा दौड़ाएंगे ना, तो फिर हम ज्यादा तेज नहीं दौड़ पाएंगे, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं वेल्डिंग, ठीक है ना। आप लोग यहाँ पे हेडिंग पुट करना। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में? थोड़ा सा वेल्डिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। वेल्डिंग हमारा क्या होता है? वेल्डिंग इज अ मटीरियल ज्वाइनिंग प्रोसेस, है ना। ये क्या करता है? मटीरियल को ज्वाइन करता है ना। आप तो ये तो बहुत कॉमन सेंस की बात हो गई। वेल्डिंग के आपस यहाँ पे मटीरियल को ज्वाइन करता है। मटीरियल ज्वाइनिंग प्रोसेस है। और कैसा ज्वाइन करता है? जो मटीरियल को ज्वाइन करता है दैट इज ऑलवेज परमानेंट। वो आपके हमेशा क्या होते हैं? परमानेंट होते हैं। टेम्परेरी कॉन्टेक्ट प्रोवाइड नहीं करता, ये परमानेंट वेल्डिंग करता है, ठीक है ना। ओके। हम अगर बात करें वेल्डिंग को, तो वेल्डिंग को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारे पास फ्यूजन वेल्डिंग, एक होता है हमारे पास नॉन फ्यूजन वेल्डिंग। एक हमारे पास होता है यहाँ पे नॉन फ्यूजन, और एक होता है हमारे पास यहाँ पे फ्यूजन वेल्डिंग, ठीक है। नॉन फ्यूजन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लास्टिक वेल्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? प्लास्टिक वेल्डिंग बोलते हैं। मतलब इसमें हम मटेरियल को तब तक गर्म करते हैं तक कि वो क्या हो जाए? लचीला ना हो जाए। और लचीला जैसे हो जाए तो हम इसमें क्या करते हैं? उस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं। क्या बोला मैंने इसमें? नॉन फ्यूजन वेल्डिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेशर वेल्डिंग भी बोलते हैं, क्योंकि हम इसमें प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। फ्यूजन वेल्डिंग में क्या है कि इसमें हम मटेरियल को गर्म करते हैं, हीट करते हैं। कब तक गर्म करते हैं? जब तक कि वो किस स्टेट में ना आ जाए? मोल्टन स्टेट में ना आ जाए। जैसे वो मोल्टन स्टेट में आ जाएगा तो आप वहां पे क्या हो जाएगा? मेल्ट होके वो इकट्ठा हो जाएगा, जुड़ जाएगा, वेल्ड हो जाएगा। मतलब आपको इसमें प्रेशर अप्लाई करना है क्या? नहीं करना है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नॉन प्रेशर वेल्डिंग। लिखना यहाँ पे नॉन प्रेशर वेल्डिंग। दिस इज योर नॉन प्रेशर वेल्डिंग, ठीक है ना। ओके, वेरी गुड।
अगर इनके एग्जाम्पल पूछे जाएं प्लास्टिक वेल्डिंग के और इनके, तो ये आप कैसे याद रखोगे? देखो, सबसे वेल नोन एग्जाम्पल है आपका, है ना, कि आपका जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, देखना सभी लोग, याद रखिएगा, आपका जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग है, ठीक है, आपका गैस एंड थर्मिट वेल्डिंग विथ प्रेशर, कौन सा? गैस एंड थर्मिट विथ प्रेशर, ये तीनों वेल्डिंग आपकी कौन सी कहलाती हैं? आपकी रेजिस्टेंस वेल्डिंग। ठीक है, ये तीनों आपकी क्या कहलाती है? रेजिस्टेंस वेल्डिंग कहलाती है, मतलब एक तरह से प्लास्टिक वेल्डिंग कहलाती है। क्या बोलोगे आप इनको? जो ये आपकी क्या कहलाती है? ये प्लास्टिक वेल्डिंग कहलाती है, मतलब नॉन फ्यूजन वेल्डिंग प्लास्टिक वेल्डिंग कहलाती है। दीज आर कॉल्ड प्लास्टिक वेल्डिंग। और अगर हम बात करें यहाँ पे कि हमारे पास जो आर्क वेल्डिंग है, कौन सी वेल्डिंग? आर्क वेल्डिंग, या फिर गैस एंड थर्मिट वेल्डिंग विदाउट प्रेशर, गैस एंड थर्मिट वेल्डिंग विदाउट प्रेशर, मतलब जिसमें उनको प्रेशर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, विदाउट प्रेशर, वो हमारी होती है कौन सी? फ्यूजन वेल्डिंग, दैट इज नोन एज फ्यूजन वेल्डिंग। ठीक है, ओके। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और होता है, एक कॉन्सेप्ट और होता है कि हम अगर बात करें, अगर हम बात करें कि हमारे पास जो वेल्डिंग मशीन होती है, इसमें हम दो तरह की पोलैरिटी यूज करते हैं। एक होती है स्ट्रेट पोलैरिटी, एक होती है रिवर्स पोलैरिटी। तो स्ट्रेट पोलैरिटी में क्या होता है समझना, स्ट्रेट पोलैरिटी या फिर फॉरवर्ड पोलैरिटी में क्या होता है? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। स्ट्रेट पोलैरिटी में अगर हम बात करें, तो स्ट्रेट पोलैरिटी में हमारे पास यहाँ पे ऑलमोस्ट हम क्या बोलेंगे, जो हमारा, देखो दो इलेक्ट्रोड होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को हम कनेक्ट करते हैं किससे? वर्क पीस से। ठीक है, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड कनेक्ट करते हैं किससे? इलेक्ट्रोड से। और याद रखिएगा, जो इसमें ये वाले केस में जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उसमें आपके पास होता है अप्रोक्सीमेट 66% हीट, और इसमें होता है आपके पास 33% हीट। सिमिलरली अगर हमसे कोई पूछे तो हम बोल सकते हैं रिवर्स पोलैरिटी के बारे में भी। सिमिलरली हम लोग यहाँ बता सकते हैं किसके बारे में? रिवर्स पोलैरिटी। रिवर्स पोलैरिटी में जैसे इसका उल्टा हो जाएगा, रिवर्स पोलैरिटी में जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। उल्टा इन द सेंस कि आपका जो वर्क पीस है उसको हम कर देंगे निगेटिव इलेक्ट्रोड से कनेक्ट। निगेटिव को हम कनेक्ट करते हैं किससे? वर्क पीस से। ठीक है, और पॉजिटिव को कनेक्ट करते हैं हम किससे? इलेक्ट्रोड से। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, इस जब निगेटिव जहां पे उसमें 33% होगी, और इसमें होगी हमारे पास यहाँ पे 66% हीट। तो हम क्या करते हैं, इनमें से हम प्रीफर किसको करते हैं? हम स्ट्रेट पोलैरिटी को प्रीफर करते हैं, रिवर्स पोलैरिटी प्रीफर नहीं करते हैं। ठीक है, ओके। फिर अगर हम बात करें कि हम सबसे ज्यादा इंसुलेशन कहाँ प्रोवाइड करते हैं वेल्डिंग के केस में, हम सबसे ज्यादा इंसुलेशन कहाँ प्रोवाइड करते हैं? हम वहां पे हाईएस्ट इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रोड होल्डर को। तो लिखना, इलेक्ट्रोड होल्डर को हम लोग क्या करते हैं? हाईएस्ट इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। इलेक्ट्रोड होल्डर
तो हम लोग क्या करते हैं, हाईएस्ट इन्फ्लेशन। ठीक है। और एक पॉइंट और लिखना है यहाँ पे नीचे, केबल इज नॉट अ एसेसरी, मतलब वेल्डिंग करते टाइम हमारे पास जो केबल है ना, वो इसकी एसेसरीज नहीं है। ठीक है, केबल इज नॉट अ एसेसरीज। जो केबल है ना, जो वायर होती हैं, वो आपकी एसेसरीज नहीं है, नॉट अ एसेसरीज। मतलब वेल्डिंग करने की जो बोलते हैं ना एसेसरीज, वो हमारी केबल नहीं है। ठीक है ना, ये ऐसा क्वेश्चन बना हुआ ऑलरेडी, पहले मैंने लिखा दिया। ठीक है, ओके। फिर अब हम बात करते हैं ऐसे रेजिस्टेंस वेल्डिंग के टाइप्स की। ठीक है ना, तो हम देखते हैं हमारे पास ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है कि कोई भी ऑप्शन बोलेगा कि ये कौन सी रेजिस्टेंस वेल्डिंग है, कौन सी रेजिस्टेंस वेल्डिंग नहीं है। तो आप लोग यहाँ पे हेडिंग डालना, रेजिस्टेंस वेल्डिंग। रेजिस्टेंस वेल्डिंग, जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग होता है ना, वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, वो आपका जूल्स इफेक्ट पे काम करता है। रखना किस इफेक्ट पे करता है, जूल्स इफेक्ट। मतलब जूल्स इफेक्ट क्या होता है, आपका आई स्क्वायर आर टी प्रिंसिपल पे काम करता है ना, ये याद रखना। रेजिस्टेंस वेल्डिंग के लिए आपको यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मर रिक्वायरमेंट होती है। वो आपका ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है। क्योंकि स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है, क्योंकि आपको यहाँ पे वोल्टेज कम चाहिए होता है और करंट आपको ज्यादा चाहिए होती है। ठीक है, ओके। है ना, जो आपका रेजिस्टेंस वेल्डिंग है, इसकी जो इनिशियल कॉस्ट ज्यादा है, रनिंग कॉस्ट कम है, ये भी लिख सकते हो आप यहाँ पे। इसकी जो इनिशियल कॉस्ट है वो ज्यादा है, रनिंग कॉस्ट कम है। इसके टाइप्स की बात करें तो कौन कौन से टाइप्स होते हैं देखना। पहला हमारे पास होता है यहाँ पे कौन सा, स्पॉट वेल्डिंग। दूसरा हमारे पास होता है यहाँ पे आपका सीम वेल्डिंग। फिर आपके पास होता है यहाँ पे प्रोजेक्शन वेल्डिंग। फिर होता है आपके पास बट वेल्डिंग। फिर होता है एक फ्लैश बट वेल्डिंग। ठीक है, और उसके बाद होता है एक आपका परक्यूशन वेल्डिंग। ठीक है, जो आपका यहाँ पे स्पॉट वेल्डिंग होती है। ठीक है, जो आपके पास यहाँ पे कौन सी वेल्डिंग होती है, देखो इनमें से, है ना, जिसमें लिखा ना यहाँ पे ये आपका फ्लैश बट है। हमारे पास इनमें से जितने भी हैं, है ना, ये भी जैसे ये है, ये आपका लैप जॉइंट के लिए होता है, ये भी लैप जॉइंट के लिए होता है, ये भी लैप जॉइंट के लिए होता है, ये भी लैप जॉइंट के लिए होता है ना। जिसमें लिखा बट वो आपका बट जॉइंट के लिए होता है, ये आपका बट जॉइंट के लिए है, ये भी आपका बट जॉइंट के लिए। समझ में आया, कौन कौन सा लैप जॉइंट के लिए, कौन कौन सा आपका बट जॉइंट के लिए। जो हमारा स्पॉट वेल्डिंग है, उसमें हम किसी एक पॉइंट पे वेल्डिंग करते हैं, किसी एक पॉइंट स्पॉट पे, इसका नाम है ना स्पॉट, हम किसी पॉइंट पे वेल्डिंग करते हैं।
हम इस पे किसी एक पॉइंट पे वेल्डिंग करते हैं, और जो वेल्डिंग करते हैं उस पे जो सीट होती है उसकी थिकनेस कहीं ना कहीं 25 mm से कम होनी चाहिए, 25 mm से कम। 25 mm से कम थिकनेस की सीट के लिए हम यहाँ पे स्पॉट वेल्डिंग करते हैं, या फिर इसका स्पॉट वेल्डिंग हम यूज करते हैं मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए। मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए हम स्पॉट वेल्डिंग का यूज करते हैं। सीम वेल्डिंग में हम क्या करते हैं, याद रखना, सीम वेल्डिंग में हम लोग यहाँ पे एक रोलर यूज करते हैं। जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है ना, जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है, हम उसको क्या करते हैं यहाँ पे, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पर लिखते जाऊंगा मैं। जो हमारे इलेक्ट्रोड होते हैं वो किसके बने होते हैं, कॉपर के बने होते हैं, है ना। जो हमारे इलेक्ट्रोड होते हैं वो हमारे किसके बने होते हैं, कॉपर के बने होते हैं। सीम वेल्डिंग में हम लोग क्या यूज करते हैं, एक रोलर यूज करते हैं। याद रखना क्या यूज करते हैं, रोलर। ये क्वेश्चन बनता है ना, क्योंकि हमको वहां पे ज्यादा ज्यादा वेल्ड करने होंगे ना, एक लाइन के फॉर्म में वेल्ड करना है। याद रखना इसमें हम लोग क्या करना है, एक लाइन के फॉर्म में वेल्ड करना है। हमको इसमें एक लाइन के फॉर्म में वेल्ड करना है। अच्छा, इसमें आपके पास कितने आ, क्या बोलते हैं, इसमें आपके पास कितने स्पॉट होंगे पर मीटर। तो याद रखना 200 से 400 स्पॉट होते हैं पर मीटर। मतलब सीम वेल्डिंग क्या है, कंटिन्यूस स्पॉट वेल्डिंग है, इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे। जो सीम वेल्डिंग उसको हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस स्पॉट वेल्डिंग बोलते हैं। सीम वेल्डिंग को हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस स्पॉट। और कितने स्पॉट होते हैं, 200 से 400 स्पॉट पर मीटर, स्पॉट पर मीटर इतने होते हैं। और इनकी जो वेल्डिंग स्पीड होती है वो कितनी होती है, वो आपकी जो वेल्डिंग स्पीड होती है 0.2 मीटर से लेके 0.25 से लेके 10 मीटर पर मिनट, इतनी इनकी स्पीड होती है। हालांकि इससे क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, स्पीड से क्वेश्चन नहीं बनेगा, स्पॉट्स जरूर क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए। है ना, ओके। और आपका जो सीम वेल्डिंग है उसकी जो थिकनेस है वो कितना रखना है, जो वर्क पीस की थिकनेस है वो 0.25 mm से लेके 3 mm के बीच में होती है। 0.25 mm से लेके 3 mm की सीट के लिए आप यहाँ पे सीम वेल्डिंग यूज करते हो। प्रोजेक्शन वेल्डिंग में आपके सामने यहाँ पे कहते हैं प्रोजेक्टेड इलेक्ट्रोड, इसका नाम है ना प्रोजेक्शन, तो आपके पास यहाँ पे कहता है प्रोजेक्टेड इलेक्ट्रोड होते हैं। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको हम बोलते हैं मल्टीपल स्पॉट वेल्डिंग भी बोलते हैं। प्रोजेक्शन वेल्डिंग को क्या बोलते हैं, मल्टीपल स्पॉट वेल्डिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल स्पॉट वेल्डिंग बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। फिर एक आता है आपके पास यहाँ पे बट वेल्डिंग। बट वेल्डिंग में हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो बट वेल्डिंग है इसमें हम बट जॉइंट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो हमको टाइम लगता है वेल्डिंग करने के लिए थोड़ा ज्यादा लगता है। बट वेल्डिंग में जो टाइम लगता है वो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, ज्यादा होता है। टाइम लगता है, ज्यादा लगता है। उसी टाइम को कम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फ्लैश बट वेल्डिंग। बट वेल्डिंग और फ्लैश बट वेल्डिंग में जो इक्विपमेंट है वो सेम रहते हैं, बस इनकी प्रोसीजर डिफरेंट होती है ना। तो इसमें इनको टाइम क्या लगता है, कम लगता है। और यहाँ पे एक आपके सामने क्या होती है, एक
एक तरह से स्पार्क भी क्रिएट होता है। इसलिए बोलते हैं ऐसा कि ऐसा कौन सा रेजिस्टेंस वेल्डिंग है जो कि आर्क वेल्डिंग जैसे दिखता है, तो उसका नाम क्या होगा? फ्लैश बट वेल्डिंग। आपको एक फ्लैश दिखाई देती है यहाँ पे, एक स्पार्क टाइप का दिखाई देता है। और परक्यूशन वेल्डिंग क्या होती है? आपकी पूरी सरफेस को वेल्ड करना है। अगर पूरी सरफेस को कंटिन्यू पूरी सरफेस को वेल्ड करना है तो परक्यूशन वेल्डिंग का यूज होता है। होल सरफेस, आप लिख रहे हैं यहाँ पे होल सरफेस। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं अपनी किसके बारे में? अब अपनी कहानी को पहुंचाते हैं किसके पास? अपने आर्क वेल्डिंग के पास, है ना। अब हम आते हैं अपने कौन सी वेल्डिंग में? आर्क वेल्डिंग में। आर्क वेल्डिंग को हम दोनों से ऑपरेट कर सकते हैं, एसी और डीसी दोनों से ऑपरेट कर सकते हैं। हम इसको एसी एंड डीसी दोनों में ऑपरेट कर सकते हैं। अगर हम एसी में ऑपरेट कर रहे हैं तो हमको लगता है यहाँ पे क्या, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, क्योंकि इसको भी चाहिए आपका क्या, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, क्योंकि इसको भी आपको चाहिए करंट ज्यादा और वोल्टेज कम। तो आपको यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूज करना पड़ता है। लेकिन अगर आप डीसी सप्लाई में यूज करते हो तो आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है किसकी? मोटर जनरेटर सेट की। मोटर जनरेटर। एक क्वेश्चन बनता है कि आर्क वेल्डिंग के लिए हम लोग जो जनरेटर लगाते हैं या मोटर लगाते हैं, है ना, तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? क्या बोलोगे? ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। याद रखना, कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए इनका? ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। शुड बी ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए? दैट शुड बी योर ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ओके। अब अगर हम बात करें यहाँ पे आर्क वेल्डिंग की, तो इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन ये बनता है कि हमारे पास अलग अलग टाइप के सिलेंडर होते हैं और उनका कोड होता है कि किस कलर का कौन सा सिलेंडर होगा। तो एक छोटा सा क्वेश्चन ये भी बनता है आपके पास यहाँ पहले, तो याद रखिएगा कि आपके पास यहाँ पे जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर है, ऑक्सीजन है, तो इसका जो कलर होता है वो होता है ब्लैक कलर का सिलेंडर। ठीक है। आपका जो एसिटिलीन होता है, कौन सा बोला मैंने? एसिटिलीन, वो होता है आपका मैरून कलर का। कौन सा कलर होता है? मैरून कलर का। और एक और होता है आपका आर्गन, वो होता है आपका ग्रीन कलर का। किस कलर का सिलेंडर होता है आपका? ये ग्रीन कलर का सिलेंडर होता है। ठीक है। अब अगर हम इनकी वेल्डिंग के टाइप्स की बात करें तो कौन कौन से वेल्डिंग के टाइप होते हैं? ठीक है, देखिएगा, मैं पहले इसको आ देता हूँ। पहला है आपके पास यहाँ पे, वो है कार्बन आर्क। ये आपका पहला क्या है? कार्बन आर्क वेल्डिंग। दूसरा है आपके पास मेटल आर्क वेल्डिंग।
ठीक है। थर्ड है आपके पास यहाँ पे इनर्ट गैस वेल्डिंग। इनर्ट गैस में भी दो बनती हैं आपके पास, है ना। इनर्ट गैस में भी दो बन जाते हैं, इनर्ट गैस में दो बन जाते हैं। एक बन जाता है आपका टीआईजी, एक बन जाता है आपका एमआईजी। इनर्ट गैस भी आपके पास दो टाइप की होती हैं, टीआईजी एंड एमआईजी। मतलब टंगस्टन इनर्ट गैस एंड मेटल इनर्ट गैस, एमआईजी। टीआईजी एंड एमआईजी, ये दो टाइप हो गए इसके इनर्ट गैस वेल्डिंग के। ठीक है। फिर इसके बाद एक और होती है, इसको बोलते हैं सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। क्या बोलते हैं हम उसको? सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। और उसके बाद होता है आपके पास यहाँ पे एटॉमिक हाइड्रोजन। तो ये आपके पास वेल्डिंग के कुछ प्रकार बताए मैंने, आर्क वेल्डिंग के टाइप बताए। जैसे आपका आर्क लैंप था ना, वैसे आपका आर्क वेल्डिंग भी है। वो आर्क के ऊपर डिपेंड करता है, आर्क के टेम्परेचर का हम लोग यूज करके वेल्डिंग कर रहे हैं। ठीक है। ओके। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे पहले कार्बन आर्क वेल्डिंग की, तो इसमें क्या होता है समझना, मैं आपको बताता हूँ प्रॉपरली। इसमें हमारे पास जैसे मान लो दो वर्क पीस है, देखना सभी लोग, ये मेरे पास पहला वर्क पीस है, ये पास दूसरा वर्क पीस है। ठीक है। हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड लगाएंगे, उस इलेक्ट्रोड को हम देते हैं निगेटिव सप्लाई, उस इलेक्ट्रोड को हम देते हैं निगेटिव सप्लाई, और वर्क पीस को देते हैं पॉजिटिव सप्लाई। तो यहाँ पे आर्क क्रिएट होती है, जिससे आप इन दोनों के एजेस को बेल्ट कर लेंगे, और साथ में आप एक अलग से क्या लगा देते हैं, फिलर लगा देते हैं, है ना। तो कार्बन आर्क लैंप पे क्वेश्चन बनता है कि जो इलेक्ट्रोड है क्या वो कंज्यूमेबल है, तो क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोड इज नॉन कंज्यूमेबल। जो इलेक्ट्रोड है वो आपका क्या है? नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। एक तो ये बन गया क्वेश्चन, और दूसरा, हम लोग यहाँ पे फिलर को, जो हमारा फिलर है ना, जो अलग से लगाया हमने, एडिशनल हमको फिलर लगाना पड़ रहा है। और फिलर के ऊपर हम एक कोटिंग लगाते हैं, किसकी? ऑक्साइड की कोटिंग करते हैं, जिससे हमारा क्या हो जाए, वो ऑक्साइड की जो कोटिंग होती है, जिसको हम फ्लक्स बोलते हैं, है ना। क्या बोला मैंने? ऑक्साइड की जो कोटिंग है, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लक्स बोलते हैं। वो क्या करता है? हमको प्रिवेंट करता है ऑक्सीडेशन से, वो हमको ऑक्सीडेशन से बचाता है, जिससे हमको वेल्डिंग में डिफेक्ट देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है। तो ये हो गई है आपकी कौन सी वेल्डिंग? कार्बन आर्क वेल्डिंग। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो इलेक्ट्रोड है वो आपका नॉन कंज्यूमेबल रहेगा। बात करते हैं आपका मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग में, तो इसमें क्या होता है देखना। आपके पास जैसे ये एक वर्क पीस है, ये दूसरा वर्क पीस है, इसको हमने दिया पॉजिटिव सप्लाई, इलेक्ट्रोड को दिया हमने निगेटिव सप्लाई। ये हमारे पास इलेक्ट्रोड था, इलेक्ट्रोड को हमने दिया निगेटिव सप्लाई। अब यहाँ पे ये आर्क क्रिएट होगी, है ना। उस आर्क में ये इलेक्ट्रोड भी मेल्ट हो जाए, मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है वो आपका मेटल की तरह भी काम कर रहा है ना। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड होगा वो क्या होगा? कंज्यूमेबल होगा। इसमें मेटल आर्क वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड होगा दैट विल बी योर कंज्यूमेबल। जो आपका इलेक्ट्रोड होगा वो आपके पास यहाँ पे क्या होगा? कंज्यूमेबल होगा। ठीक है। अच्छा, इसमें जो करंट की रिक्वायरमेंट होती है मेटल आर्क के लिए, ऑलमोस्ट कितनी होती है? 600 से 800, है ना। एक चीज मैं आपको बता दूं,
इतना याद रखना, करंट ज्यादा चाहिए है ना, अभी 500 600 700 आपको खुद से कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। यहाँ पे जो करंट की रिक्वायरमेंट कितनी है, 600 से 800 एम्पियर। ठीक है, ओके, ये हो गया है ना। फिर एक आता है टीआईजी। टीआईजी जैसे कार्बन आर्क वेल्डिंग जैसे ही है, बस वहां पे जो इलेक्ट्रोड है वो आपका किसका बना है, टंगस्टन का बना है। जो यहाँ पे इलेक्ट्रोड वो कार्बन का बना था, ये जो इलेक्ट्रोड था इसमें वो कार्बन का बना था। लेकिन यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोड होगा टंगस्टन का बना होगा, पहली चीज। और दूसरी चीज कि हम यहाँ पे फ्लक्स वगैरह यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे ऑक्साइड कोटिंग यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे क्या करते हैं, इनर्ट गैस यूज करते हैं। कौन सा, आर्गन। हम इस पे कौन सी गैस यूज करते हैं, आर्गन गैस यूज करते हैं। ठीक है। और टीआईजी में जो आपका इलेक्ट्रोड होगा वो क्या होगा, नॉन कंज्यूमेबल। क्यों, क्योंकि इसके लिए आप टंगस्टन इसमें कंज्यूम नहीं होगा, आपको अलग से मटेरियल लगाना पड़ेगा, मतलब फिलर अलग से यूज करना पड़ेगा। तो इसमें आपका इलेक्ट्रोड क्या होगा, नॉन कंज्यूमेबल। लेकिन एमआईजी में क्या होगा, एमआईजी आपका एक तरह से मेटल आर्क वेल्डिंग जैसा है, इसमें जो आपका इलेक्ट्रोड होगा दैट विल बी योर कंज्यूमेबल। ये आपका मेल्ट होता जाएगा ना। तो इसमें जो आपका इलेक्ट्रोड होगा दैट विल बी योर कंज्यूमेबल। और आपका आर्गन गैस यहाँ पे आता है तो आपको फ्लक्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ना। एक तरीके से ये आपका क्या बोल सकते हो कि ये एक तरीके से आपका फुल मतलब साफ सुथरी वेल्डिंग है ना। आपकी तरह यहाँ पे क्या है, जो इन्वायरमेंट है पूरा क्या कर दिया गया है, इनर्ट कर दिया गया है। हम इसमें क्या करते हैं, इनर्ट गैस वेल्डिंग में जो इन्वायरमेंट है वो कैसा क्रिएट करते हैं, इनर्ट कर देते हैं। इन्वायरमेंट हम लोग क्या क्रिएट करते हैं, इनर्ट। मतलब वहां पे आसपास ऑक्सीजन नहीं होगी तो आपका ऑक्सीडेशन भी नहीं होगा। ये इसके पीछे का मेन लॉजिक था। ठीक है, फिर आता है एक सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। ये तरीके से आपका क्या है, ऑटोमेटिक प्रोसेस है। मतलब हम ऐसा चाहते हैं कि एक ऑटोमेटिक वेल्डिंग होती है, तो क्या बोलोगे, एक ऑटोमेटिक प्रोसीजर है ये वेल्डिंग की। ठीक है, इसमें भी आपका जो इलेक्ट्रोड होगा वो कंज्यूमेबल होगा। इसमें भी आपका जो इलेक्ट्रोड होगा वो कंज्यूमेबल होगा। और हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें क्या करते हैं, एक तरीके से मोल्टेन मोल्टन क्या बोलेंगे, मेटल यूज करते हैं ना। मोल्टन मेटल के अंदर मतलब हम इसमें आर्क को सबमर्ज, आर्क हमको दिखती नहीं है, आर्क इज नॉट विजिबल, ऐसे लिख लो आप यहाँ पे, आर्क नॉट विजिबल। जब आर्क विजिबल नहीं है तो उसमें ऑक्सीजन नहीं होगा। क्योंकि आर्क क्या होती है, यहाँ पे सबमर्ज होती है। किसमें सबमर्ज होती है, मोल्टेन मेटल में। मोल्टेन मेटल में आर्क आपकी क्या होती है, सबमर्ज होती है। ठीक है, ये हो गया। एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग किसमें होता है, इसमें हम लोग डाई एटॉमिक हाइड्रोजन यूज करते हैं। क्या करते हैं हम लोग इसमें, डाई एटॉमिक हाइड्रोजन। डाई एटॉमिक हाइड्रोजन का हम लोग यूज करते हैं। हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, एक्सट्रीम प्रेशर हमको रिलीज होता है, एक्सट्रीम टेम्परेचर हमको यहाँ पे रिलीज होता है। इसमें हमको एक्सट्रीम टेम्परेचर रिलीज होता है। ठीक है ना, और उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वेल्डिंग करते हैं। इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, किसी भी मेटल या फिर किसी एलॉय या किसी फेरस मटेरियल या नॉन फेरस मटेरियल, इन सब की वेल्डिंग कर सकते हैं। फेरस या फिर नॉन फेरस, इन सब की वेल्डिंग की जा सकती है। ठीक है,
ओके, तो ये आपका हो गया कौन सा, आपका एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग भी आपका यहाँ पे हो गया। एक होता है आपका कौन सा, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, है ना। तो वो आपके सिलेबस में नहीं है, बट याद रखिएगा ये भी आपका एक तरीके से जो हम लोग सीआरटी में यूज करते थे ना, क्या बोलते थे आप, थर्मियोनिक एमिशन, उसी प्रिंसिपल पे आपका ये काम करता है। कौन सा, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, लिख लीजिए। इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग किस में काम करता है आपका, थर्मियोनिक एमिशन पे काम करता है। ठीक है, एक तरीके से हम इलेक्ट्रॉन बीम के थ्रू हाई क्वालिटी वेल्ड पा सकते हैं, हाई क्वालिटी वेल्ड। इससे हम हाई क्वालिटी वेल्ड अचीव कर सकते हैं। ठीक है, इसके जो थ्रू जो टेम्परेचर होता है अराउंड वो 2500 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। और इसमें सबसे बड़ा जो दिक्कत है वो क्या है, बार बार वैक्यूम को क्रिएट करना, दैट इज द मेन चैलेंज। मेन इशू क्या है आपके पास यहाँ पे, रिक्रिएशन ऑफ वैक्यूम। हर एक वेल्डिंग के लिए आपको बार बार वैक्यूम क्रिएट करना पड़ता है, रिक्रिएशन ऑफ वैक्यूम। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। एक और होती है वेल्डिंग, इसको हम बोलते हैं लेजर वेल्डिंग। तो लेजर का तो सबसे पहले आपका फुल फॉर्म बनता है कि लेजर वेल्डिंग का फुल फॉर्म क्या हो। लेजर वेल्डिंग का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपके पास यहाँ पे क्या, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लिखना आपको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसका फुल फॉर्म क्या है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन बाय रेडिएशन, स्टिमुलेटेड एमिशन बाय इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो ये हो गया आपका लेजर वेल्डिंग के बारे में, इसका जो फुल फॉर्म है वो ये होता है। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, हमारे पास दो तरह के लेजर वेल्डिंग होती है, एक होती है सॉलिड स्टेट, एक होती है आपकी लिक्विड स्टेट, मतलब सॉरी गैसेस स्टेट, दो मोड पे होती है। एक होती है सॉलिड स्टेट, एक होता है आपका गैसेस स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में हम क्या करते हैं आपका, सॉलिड स्टेट में हम लोग यूज करते हैं किसका, मेटेलिक सोडियम का। किसका यूज करते हैं हम इसमें, मेटेलिक सोडियम का। हम इसमें यूज करते हैं मेटेलिक सोडियम। ठीक है, और अगर रही बात किसकी, आपका जो गैसेस स्टेट में होता है उसमें हम यूज करते हैं किसका, हीलियम, CO2 एंड N2। किसकी बात करी मैंने यहाँ पे, गैसियस की। तो क्या क्या बताया मैंने आपके पास यहाँ पे, इसमें होता है आपका हीलियम प्लस CO2 प्लस N2, ये होता है आपका गैसियस बिल्डिंग। आप ऐसा भी लिख सकते हो कि जो आर्क वेल्डिंग थी
उसमें आपको जो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट थी वो कम ही थी, लेकिन कितना चाहिए था, ऑलमोस्ट आपको 40 से 50 वोल्ट। किसकी बात है ये आपका, आर्क वेल्डिंग। लेकिन जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग थी उसमें आपको जो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट थी वो कहीं ना कहीं आपको 4 से 12 वोल्ट के बीच की थी। कितने वोल्ट की रिक्वायरमेंट थी आपके पास यहाँ पे, 4 से 12 वोल्ट। ठीक है ना, आपको यहाँ पे 4 से 12 वोल्ट की रिक्वायरमेंट थी, मैंने यहाँ पे बॉक्स में भी बना कर दी, देखो। ठीक है। ठीक है, तो ये होता है आपके पास यहाँ पे वेल्डिंग का पूरा कॉन्सेप्ट। व्हाट इज आर्क ब्लो। आर्क ब्लो एक तरह से डिफेक्ट होता है जो आर्क वेल्डिंग में होता है। आर्क ब्लो मतलब आर्क का फैल जाना। वो कब होता है, जब आप आर्क वेल्डिंग को डीसी में यूज करते हो तब ऐसा कभी चांसेस होते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं आर्क ब्लो। ठीक है, आर्क ब्लो क्या होता है, जैसे आर्क का फैल जाना, है ना। आर्क का फैल जाना वो कब होता है, डीसी के केस में होता है। एसी केस में जब आप आर्क वेल्डिंग को डीसी में यूज करते हो ना, तब आपके पास आर्क ब्लो करके एक डिफेक्ट होता है, वेल्डिंग डिफेक्ट है ये। जैसे क्रैक करके डिफेक्ट होता है ना, उसी टाइप का वेल्डिंग डिफेक्ट में काउंट होता है ये। ठीक है, चलो कुछ और हम लोग मतलब इसमें इंपॉर्टेंट चीजें नोट कर लेते हैं, जैसे आप बता रहे हो ना उसी टाइप की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो भी हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं। एक मिनट रुकना थोड़ा सा, यार टेबल पूरा भर गया है, इसको मुझे सही करना है आज ये करना है। ठीक है, सभी को क्लियर है इतना, बताइए। जितना अपन ने अभी तक डिस्कस किया इतना सब कुछ क्लियर है ना। कुछ हम लोग आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन भी बनते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन बनता है हमारे पास कि हमारे पास जो अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग होती है, कुछ हम लोग आउट ऑफ द बॉक्स चीजें पढ़ रहे हैं क्योंकि एग्जाम में तो बनी जाती हैं, तो उनको भी हम लोग तैयारी तो कर ही लेना। एक क्वेश्चन बनता है कि जो हमारा अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग होती है, कौन सी, अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग के लिए हमको फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो कितनी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है आपकी, 20 से लेके 60 किलो हर्ट्ज तक। आपके सिलेबस में नहीं है ना अल्ट्रासोनिक, लेकिन क्वेश्चन आया हुआ तो देख लो इसको भी। ठीक, एक ये हो गया। अगर हमको वेल्डिंग सर्किट में पावर फैक्टर को इंप्रूव करना है तो हमको क्या करना पड़ता है, हमको यहां पे क्या करना पड़ता है, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड में हमको कैपेसिटर कनेक्ट करना पड़ता है। तो क्या बोला मैंने, अगर आपको पावर फैक्टर इंप्रूव करना है, क्या बोला मैंने यहां पे, पावर फैक्टर इंप्रूव करना है, तो क्या करते हो आप, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड में क्या कनेक्ट करते हो, कैपेसिटर। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन बन चुका है एग्जाम में पहले कभी ना कभी। ठीक है, और और एक होता है कि आर्क वेल्डिंग का टेम्परेचर कितना होता है, तो आप लिख लीजिए कितना, अराउंड। आर्क का टेम्परेचर एक तरह से आर्क है, जितना आपने कार्बन आर्क वेल्डिंग चौथा 3400 3500, कितना होता है आर्क वेल्डिंग का जो टेम्परेचर होता है, वो होता है 3400 से 3500। तो आपको आई थिंक याद होगा पहले से ही। ठीक है, फिर
एक क्वेश्चन बनता है कि जैसे मैंने बताया था ना कि आप लोग आर्क वेल्डिंग को अगर डीसी में यूज करते हो तो आपको मोटर जनरेटर सेट लगाना पड़ता है। तो हम यहाँ पे कौन सा जनरेटर लगाएंगे? तो क्या बोलोगे? हम यहाँ पे डीसी का कंपाउंड जनरेटर लगाएंगे, है ना। तो कौन सा? डिफरेंशियल कंपाउंड। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे? डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर लगाते हैं। जब हम लोग यहाँ पे आर्क वेल्डिंग में डीसी के लिए मोटर जनरेटर सेट लगाएंगे तो जो जनरेटर लगाते हैं कैसे लगाते हैं? डिफरेंशियल कंपाउंड वाउंड डीसी जनरेटर। एक बात होगी यहाँ पे, जो हम लोग जनरेटर लगाते हैं वो कैसा होता है आपका? डिफरेंशियल कंपाउंड वाउंड जनरेटर। ये जनरेटर हम लोग लगाते हैं। ठीक है। एक आपने जो इनने बताया कि आपका जो आर्क ब्लो है वो हमारे जैसे वेल्डिंग डिफेक्ट में काउंट होता है, वेल्डिंग प्रॉब्लम है ना। वो किस में होता है? आर्क वेल्डिंग विद डीसी सप्लाई। ठीक है। अच्छा, एक चीज और लिखिएगा, जो आर्क होती है ना उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है? क्या बोलोगे? निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। क्या बोलोगे? जो आर्क है उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है? क्या बोलोगे? निगेटिव होता है। आर्क का टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है? निगेटिव होता है। ठीक है। इतना सभी को क्लियर हो गया? बताइए फटाक से। बाकी वेल्डिंग करते हैं हमको दोनों रेडिएशन होती है, यूवी एंड इंफ्रारेड, दोनों रेडिएशन आपका होता है ना। याद रखिए, कभी क्वेश्चन आता है कि वेल्डिंग करते हैं हमको कौन सा रेडिएशन देखने को मिलता है, क्या बोलोगे? दोनों रेडिएशन होते हैं, है ना। आपका यूवी भी होता है और इंफ्रारेड भी रेडिएशन होता है। तो ये आपका पूरा एक पेज मैंने वेल्डिंग करा दिया है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका हीटिंग। ठीक है ना। हम लोग हीटिंग कंप्लीट करने के बाद ही क्लास को ऑफ करेंगे आज की, मतलब अभी जो ये वाली क्लास है। ठीक है। तो आप ये सबको स्टार्ट करते हैं आप लोग यहाँ पे आपका हीटिंग। बाकी आपको वेल्डिंग में यूज रेक्टिफायर का भी एक क्वेश्चन देखा था, तो उस पे भी ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स वाला क्वेश्चन होगा, है ना। जो आपने क्वेश्चन देखा होगा रेक्टिफायर का भी, तो उसमें कैसा क्वेश्चन होगा? ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। ठीक है सोनल, आप देख लीजिएगा, आप जो क्वेश्चन आपके पास होगा उसमें भी ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स का क्वेश्चन होगा। मतलब कुल मिला के जितना मैंने इस पेज में लिखा है इससे आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अबाउट 95 क्वेश्चन, 95% क्वेश्चन आप इसे सॉल्व कर लेंगे। बाकी जो 5% है वो आप क्या करना, जो आपके पास बुक्स होंगी प्रैक्टिस करने वाली, उसके थ्रू बार ओवर गो थ्रू हो जाना, जल्दी जल्दी पलटा लेना, है ना। तो उससे आपको जो कॉन्सेप्ट छूट भी रहेंगे वो आपके कवर हो जाएंगे। लेकिन आप ये मान के चलिए एग्जाम में इसी क्वेश्चन आने वाला है जितना मैंने कराया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपनी हीटिंग पे। मतलब पूरा सदमा दे दिया है, बताओ। एग्जाम वालों ने ऐसा सदमा दिया अपन लोगों को, जबकि मेरी बात किसी और इंसान से नहीं हुई थी यार। मेरी बात हुई थी एमपीबी के डायरेक्टर से। मैं इस वजह से बहुत श्योर था। लेकिन जब मेरी कल बात हुई तो बोले कि सर हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, सब कुछ प्राइवेट हाथों में है। बस यहाँ से दे दिया गया है कि एग्जाम कंडक्ट करो, एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं, प्राइवेट बॉडी है पूरी। हाँ यार, नींद पूरी मेरी भी उड़ गई, है ना। पूरी प्लानिंग चौपट हो गई। बट तब भी मुझे ये लगा बाद में मुझे रात में ये लगा कि देखो सिलेक्शन तो कभी भी पाया जा सकता है, लेकिन ऐसे माहौल में अगर सिलेक्शन पाओगे ना तो थोड़ा सा अलग गर्व होगा। बोलते हैं ना, जो हारी हुई बाजी को जो जीते उसी को बाजीगर कहते हैं, है ना। तो आप ये समझ जाओ कि ये आपके लिए हारी हुई बाजी है। अगर आपने इसको जीत लिया तो जहान जीत लिया आप लोगों ने। ठीक है। चलो, नेटवर्क का बेस्ट बुक सर्किट सॉल्व करने के लिए कौन सा होगा? अभी मतलब इस एमपीपीसीएल के लिए बात कर रहे हो या फिर आपका
एमपीपीजीएसएल की बात कर रहे हो या पूरा आपको अच्छे से पढ़ना उसके लिए? एमपीपीजीसीएल के लिए तो मैं एक चीज बताऊं आपको, मुझे ऐसा लगता है अगर आपने मुझसे नेटवर्क पढ़ा है, मुझसे पढ़ा नेटवर्क पढ़ा है ना, अगर आप लोगों ने मुझसे नेटवर्क पढ़ा है तो अभी पीजीसीएल के लिए नेटवर्क मत पढ़िए। अगर आप लोगों ने मुझसे कभी भी लाइफ में एक बार भी नेटवर्क पढ़ा है तो आप नेटवर्क मत पढ़िए एमपीपीजीसीएल के लिए, वो आपसे जितने भी क्वेश्चन आए वो सब बन जाएंगे, बिना पढ़े बन जाएंगे। क्योंकि नेटवर्क बहुत वास्ट सिलेबस है ना, और आप उसको प्रैक्टिस करने जाओगे तो पूरा तो कर नहीं पाओगे पहली बात, और इतना कम टाइम है। तो ये मान के चलिए कि जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपसे बन जाएगा। आपके मैं शॉर्ट नोट्स बनवाऊंगा, शायद से कल का टाइम दिया कि परसों का टाइम दिया मैंने, है ना, उतना पढ़ लेना, शॉर्ट नोट्स पढ़ लेना, बस सफिशियंट है वो। उतना पढ़ के आप नेटवर्क दे सकते हो। आपको अगर फोकस करना है तो थोड़ा सा पावर सिस्टम पे फोकस करिए, थोड़ा सा मशीन पे फोकस करिए, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पे फोकस करिए, इनमें फोकस करिए, है ना। नेटवर्क के लिए अभी बुक्स तो बिल्कुल सॉल्व मत करिए, है ना। नेटवर्क जितना मैंने कराया है, अगर उतना आपने नोट से भी किया है, बहुत ज्यादा है। उसके थ्रू लोग गेट आईएएस सब कुछ सॉल्व करे थे, ये तो अभी क्या है आपका सिर्फ पीजीसीआईएल है। बाकी ये जो कलर कोडिंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो भी देख लेना आप लोग, है ना। हाँ, आ जाओ आप लोग, हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक हीटिंग। हेडिंग पुट करिएगा। आपका ये सब्जेक्ट है ना, इसको हमको इतना जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है। ये एक सबसे बोरिंग सब्जेक्ट है यार। बताओ, टाइम ऐसा आ गया कि मुझे बताओ इन सबको एक ही दिन में कराना पड़ रहा है। ठीक है, ओके। तो हम यहाँ पे हीटिंग को अगर क्लासीफाई करें तो दो तरीके से हम हीटिंग को क्लासीफाई कर सकते हैं। एक हमारा होता है पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग, एक होता है हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग। हीटिंग को हम लोग यहाँ पे दो पार्ट पे डिवाइड करते हैं। पहला कौन सा बताया मैंने आपका, पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग। पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग, और पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग के भी दो टाइप हैं। पहला है आपके पास कौन सा, जिसको हम बोलते हैं आपका रेजिस्टेंस हीटिंग। दूसरा होता है आपका आर्क हीटिंग। ठीक है, रेजिस्टेंस हीटिंग के भी तीन टाइप हैं। पहला कौन सा है, डायरेक्ट। दूसरा है आपका इनडायरेक्ट। फिर एक है आपके पास यहाँ पे इंफ्रारेड या फिर रेडियंट। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस हीटिंग के तीन टाइप हो गए। ठीक है, दूसरा आपका जो बताया मैंने यहाँ पे आर्क हीटिंग। आर्क हीटिंग के भी तीन टाइप हैं। कौन कौन से तीन टाइप हैं, पहला है आपके पास यहाँ पे कौन सा, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट आर्क। दूसरा होता है आपका इनडायरेक्ट आर्क। और तीसरा होता है आपके पास यहाँ पे सबमर्ज। ठीक है, अगर इनके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू लेना चाहे तो हम बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग भी आपका आई, जो रेजिस्टेंस हीटिंग है वो भी आपका आई स्क्वायर आर टी इफेक्ट पे काम करता है। इसका पावर फैक्टर मैक्सिमम मतलब यूनिटी होता है। अब जैसे इसका टाइप बताया मैंने आपका डायरेक्ट हीटिंग, तो डायरेक्ट हीटिंग में क्या होता है कि जिस भी चीज को आपको गर्म करना है, जिस भी चीज को आपको हीट करना है, आप डायरेक्ट उसी में करंट पास कर देते हो, तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट हीटिंग। इनडायरेक्ट मतलब कि जिसको आपको गर्म करना है आप उसमें करंट पास नहीं करते,
आप यहाँ पे एक फिलामेंट लेते हो टंगस्टन का, आप उसमें करंट पास करते हो तो उससे हीट होगी, और उस हीट को आप ट्रांसफर करते हो बाय द यूज ऑफ कन्वेक्शन या फिर रेडिएशन। तो आप उसको क्या बोलते हो, अगर आप सॉलिड या फिर लिक्विड के थ्रू गैस को, मतलब उसको इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट मटेरियल से गर्म करते हो, उसको हम बोलते हैं आपका क्या, इनडायरेक्ट हीटिंग। लेकिन अगर आप इनडायरेक्ट हीटिंग ही करते हो, लेकिन इनडायरेक्ट हीटिंग को आप कैसे करते हो, बाय यूज ऑफ एयर, मतलब रेडिएंट के फॉर्म में करते हो, उसको बोलते हैं हम रेडिएंट हीटिंग या फिर इंफ्रारेड हीटिंग। ठीक है, तो आप समझ जाना रेजिस्टेंस हीटिंग के तीन टाइप हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड रेडिएंट। डायरेक्ट में आप जिस चीज को गर्म करने वाले उसमें डायरेक्ट करंट पास करोगे, इसमें आप कोई फिलामेंट यूज करोगे और उस फिलामेंट की हीट को आप ट्रांसफर करोगे किसको, जिस चीज को आपको गर्म करना है। ठीक है ना। अब जब ट्रांसफर करोगे तो या तो फिर वहां पे क्या होगा, आपका कंडक्शन होगा या कन्वेक्शन होगा। कंडक्शन या कन्वेक्शन के थ्रू हीट को ट्रांसफर कर रहे हो उसको बोलते हो इनडायरेक्ट। लेकिन अगर आप वहां पे रेडिएशन के थ्रू हीट को ट्रांसफर कर रहे हो उसको बोलते हैं हम रेडिएंट। एक तरीके से रेडिएंट आपका इनडायरेक्ट का टाइप होता है। आर्क का भी बताया मैंने तीन टाइप, अगर आपका आर्क डायरेक्ट वर्क पीस से, मतलब जो आपका चार्ज है, अगर उससे आर्क डेवलप हो रहा है उसको बोलते हैं आपका क्या, डायरेक्ट आर्क हीटिंग। इनडायरेक्ट मतलब क्या, दो इलेक्ट्रोड होंगे उनके बीच हम आर्क क्रिएट करवाएंगे, जो आर्क आएगी उसके टेम्परेचर से हम दूसरे मेटल को गर्म करेंगे, तो वो हमारा हो गया इनडायरेक्ट। और सबमर्ज मतलब कि हमारी जो आर्क है वो चार्ज के बीच में दबी हुई है, इसमें हम क्या बोलते हैं, जिस चीज को गर्म करना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं उसको, चार्ज बोलते हैं। याद रखना, जिस चीज को हमको गर्म करना है उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे चार्ज बोलते हैं। है ना। मेरी 9:30 क्लास रहती है तो अभी का अलार्म बज रहा है ये। ठीक है, तो ये चीज तो आपको आई थिंक सबको क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पे कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो लिखते हैं। मैं इनको पूरा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ ना, इतना समझ में आ गया होगा, एक्सप्लेन कर समझ गया होगा। जैसे पहले तो आपको याद रखना है कि जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग है वो किस में काम करता है, इफेक्ट में काम करता है, आपका आई स्क्वायर आर टी इफेक्ट में काम करता है, मतलब जूल्स इफेक्ट में काम करता है। ठीक है, ओके। इसका हम लोग जो यूज करते हैं रेजिस्टेंस हीटिंग का, इसका हम नेटो मेटल हार्डनिंग में यूज करते हैं। जो रेजिस्टेंस हीटिंग है ना, इसका हम लोग यूज करते हैं किसमें, मेटल हार्डनिंग में। इसका हम लोग मेटल हार्डनिंग में भी यूज करते हैं। ठीक है ना। इसका जो टेम्परेचर होता है अराउंड वो आपका 1000 से 1500 होता है, डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन। डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन इतना ये होता है। ठीक है, इसमें जो आपका रेजिस्टेंस के लिए, रेजिस्टेंस हीटिंग के लिए हमारी जो वायर्स होती हैं उनका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि वो ज़्यादा, उनको ज़्यादा करंट कैरी करनी है। क्योंकि आपके पास यहाँ पे क्या बोला मैंने, करंट ज़्यादा है, एक क्वेश्चन आया हुआ था, तो लिखना आप लोग, क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर विल बी हाई, क्योंकि उनको ज़्यादा करंट कैरी करनी है। क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज हाई, क्योंकि उनको ज़्यादा करंट कैरी करना है। ठीक है, रेजिस्टेंस हीटिंग का जो पावर फैक्टर होता है वो यूनिटी होता है। क्या बोला मैंने, रेजिस्टेंस हीटिंग का जो पावर फैक्टर होगा वो होता है आपका यूपीएफ। आर्क हीटिंग का जो पावर फैक्टर होता है दैट इज 0.3 0.4 लैग।
0.6 से 0.4 लैख। ठीक है, तो ये हो गया आपका पावर फैक्टर के बारे में। अगर हम यहाँ पे सबसे ज़्यादा बात करें कोफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन की, तो ज़्यादा हम किस में ज़्यादा हम यूज़ कर पाते हैं? डायरेक्ट में। ठीक है, अगर हम बात करें रेजिस्टेंस हीटिंग में ही, तो हमारे पास तीन टाइप की थी, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और रेडियंट। तो कोफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन के बेस पे अगर हम इनका सीक्वेंस बताएं, तो सबसे ज्यादा हम हीट को यूज कर पा रहे हैं किसके थ्रू? डायरेक्ट हीटिंग के थ्रू, डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। फिर उससे कम हम लोग करते हैं रेडियंट का, और उसके बाद हम लोग यूज करते हैं इनडायरेक्ट का। ये जो सीक्वेंस बताना है हमें किसके लिए बेस्ड बताया मैंने आपका? बेस्ड ऑन कोफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन। बेस्ड ऑन कोफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन। ठीक है, तो ये आपका हो गया पहली हीटिंग, जिसको हम बोलते हैं पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग। दूसरी हीटिंग होती है आपकी कौन सी? हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग। दूसरी हीटिंग कौन सी होती है आपके पास यहाँ पे? हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग। अब बात करें अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग की, तो हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग के भी कितने टाइप होते हैं? दो टाइप होते हैं। एक होता है आपका इंडक्शन हीटिंग, एक होता है आपके पास, पहला होता है आपका इंडक्शन हीटिंग, और दूसरा होता है आपके पास डायरेक्ट आपका डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। पहला कौन सा बताया मैंने आपको? इंडक्शन। इसको हम लोग एडी करंट हीटिंग भी बोलते हैं, क्योंकि हम इसमें एडी करंट का यूज करके हीट करते हैं। ठीक ना, इंडक्शन हीटिंग का बोलते हैं, एडी करंट हीटिंग बोलते हैं। और दूसरा हमारे पास होता है यहाँ पे आपका कौन सा हीटिंग? डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग जो होता है, जो आपका डाइलेक्ट्रिक हीटिंग होता है, उसमें जो पावर लॉस होता है, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग में जो पावर लॉस होता है, उसी के ऊपर डिपेंड होती है इसकी हीटिंग, है ना। तो उस पावर लॉस की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? वो होती है आपके पास कितना? वी स्क्वेयर इंटू 2 पाई FC इंटू कॉस फाई, है ना। तो ये बोल सकते हैं हम यहाँ पे, या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, ये आपका प्रोपोर्शनल है किसके? ये आपका प्रोपोर्शनल होता है किसके? वी स्क्वेयर इंटू एफ इंटू एप्सिलॉन A/T। मतलब अगर आपको डाइलेक्ट्रिक हीटिंग ज्यादा करना है, मतलब पावर लॉस ज्यादा करना पड़ेगा। अब पावर लॉस ज्यादा करना तो आपको वोल्टेज ज्यादा देना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा देना पड़ेगा, आपका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा रखना पड़ेगा, और दोनों प्लेट के बीच की जो डिस्टेंस है वो कम रखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया क्या? हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग के लिए कॉन्सेप्ट हो गया। डाइलेक्ट्रिक हीटिंग को हम लोग यूनिफॉर्म हीटिंग भी बोलते हैं।
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म हीटिंग भी बोलते हैं, क्योंकि इसके थ्रू हम पूरे मटेरियल को बराबर की तरीके से हीट कर सकते हैं, मतलब पूरे वॉल्यूम को हम हीट कर सकते हैं, इस वजह से इसको वॉल्यूम हीटिंग भी बोला जाता है। ठीक है। और इसका जो हम यूज करते हैं कहाँ पे करते हैं, फूड प्रोसेसिंग वगैरह में यूज करते हैं ना, फूड खाना पकाने वाले, जैसे मान लो आपको केक वगैरह बनाना है तो फूड प्रोसेसिंग में हम इसका यूज करते हैं। ठीक है। इसमें जो सप्लाई वोल्टेज होता है कहीं ना कहीं वो 20 kV तक होता है। इसमें डायरेक्ट हीटिंग में जो सप्लाई वोल्टेज होता है अराउंड वो 20 kV तक हो सकता है। बट सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको 600 से 3 kV तक में रखते हैं। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से 600 to 3 kV तक हम इसको याद रखते हैं, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको इतने में यूज करते हैं। और क्या बचा इसमें, सब कुछ तो हो गया। हाँ, इसके थ्रू लिखना आप लोग, नॉन मेटेलिक पार्ट को हम हीट कर सकते हैं। कोई पूछे नॉन मेटेलिक हीटिंग को क्या बोलोगे, डायरेक्टर हीटिंग, नॉन मेटेलिक हीटिंग। नॉन मेटेलिक हीटिंग हमारा क्या होता है, आपका आपका डायलेक्ट्रिक हीटिंग होता है। ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपके बारे में, किसके बारे में, आपका। अच्छा, इसका जो पावर फैक्टर होता है वो लीडिंग होता है, लिख लो। पावर फैक्टर क्या होता है, लीडिंग होता है। इसका जो पावर फैक्टर है वो आपका लीडिंग होता है। ठीक है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब एक इंडक्शन हीटिंग बचे उसके बारे में लिख लो थोड़ा सा। इंडक्शन हीटिंग के बारे में, फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं उसके बारे में लिखेंगे कुछ। इंडक्शन हीटिंग में आप इसको क्या बोलते हो, एडी करंट हीटिंग भी बोलते हो। इंडक्शन हीटिंग, इंडक्शन हीटिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिखा मैंने, एडी करंट हीटिंग भी बोलते हैं। ठीक है। पहली चीज, ये आपका कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, ये आपका फेराडेज प्रिंसिपल पे काम करता है। मतलब ट्रांसफॉर्मर में जो हमारा एडी करंट होता था ना, वैसे हम यहाँ पे एडी करंट जानबूझ के प्रोड्यूस करेंगे और उसी का हम लोग यूज करेंगे हीटिंग के लिए। क्योंकि हमको हीटिंग ज्यादा करनी है, थोड़ा बहुत कम नहीं करनी, ज्यादा हीटिंग करनी है तो हमको फ्रीक्वेंसी ज्यादा रखनी पड़ेगी, है ना। और हमारी जो एडी करंट है वो कहीं ना कहीं किसके प्रोपोर्शनल होती है, फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। किसके प्रोपोर्शनल होती है, फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर। तो जब थोड़ा फ्रीक्वेंसी ज्यादा लेंगे तो हमको हीटिंग भी ज्यादा देखने को मिलेगी। इसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, वो कहीं ना कहीं आपका 10 kHz से लेके 400 kHz के बीच में होती है। ठीक है। इंडक्शन हीटिंग के लिए ये फ्रीक्वेंसी की रेंज है। ठीक है। ये एक नीट एंड क्लीन कन्वीनियंट मेथड है, क्या बोला मैंने, नीट एंड क्लीन हीटिंग। इसको भी हम दो तरीके से हीट कर सकते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट हम चार्ज को ही क्या कर दें, डायरेक्ट्रिक बना लें, मतलब सॉरी, चार्ज को हम क्या बना लें, यहाँ पे कोर बना लें।
जैसे इंडक्शन में आपके, इंडक्शन जो हीटिंग होती है वो कोर में होती है ना। एडी कंडक्टिंग कहाँ पे होती है? कोर पे होती है। तो हम क्या करते हैं, जिस चीज को गर्म करना है उसी को हम कोर बना लेते हैं। तो एक तो होता है डायरेक्ट हीटिंग, उसी को बोल दिया हमने, और दूसरा तो इनडायरेक्ट, मतलब हम किसी और को कोर बना के उसकी हीट को भी ट्रांसफर कर लेंगे। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट हमारे पास यहाँ पे दो टाइप की हीटिंग होती है। पावर फैक्टर हमारे यहाँ पे क्या होता है, लैग होता है। हमारे पास यहाँ पे जो पावर फैक्टर होता है वो क्या होता है, लैगिंग होता है। हाँ, टेन डेल्टा भी होता है यहाँ पे, बोल सकते हो। यहाँ पे टेन डेल्टा के प्रोपोर्शनल भी होता है, लेकिन वो दूसरा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला नहीं है। इसमें तो साइन साइन फाइव ठीक लिखा है। ये आपका टेन डेल्टा के प्रोपोर्शनल होता है। वी आई टेन डेल्टा, वो क्या होता है, वी आई टेन डेल्टा होता है। ठीक है ना। आपने डायरेक्टर क्लॉज बोला, यहाँ पे वी आई टेन डेल्टा के बराबर होता है, प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। तो ये हो गया। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं हम लोग, जो क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। मेरी वायर अभी खराब हो गई है ना, क्या बताऊं। ठीक है। एक चीज ये होता है कि जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की हम बात करें, तो जैसा हमारा पास यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि फर्नेस का जो टेम्परेचर है ना, फर्नेस मतलब जहां पे हमारी चीजें गर्म हो रही हैं, फर्नेस के जो टेम्परेचर को हम किससे मेजर करते हैं, क्या बोलोगे? फर्नेस के टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं किससे? ऑप्टिकल पायरोमीटर। किससे मेजर करते हैं? ऑप्टिकल पायरोमीटर से। फर्नेस के टेम्परेचर को मेजर किया जाता है किससे? ऑप्टिकल पायरोमीटर से। ठीक है। एक क्वेश्चन और होता है कि अगर हमको प्लाईवुड को हीट करना है, किसको हीट करना है? प्लाईवुड को। प्लाईवुड को हीट करना है तो हमको कौन सी हीटिंग लगेगी? वहां पे लगती है हमको डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। और कितनी फ्रीक्वेंसी की? 1 से 2 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी। अगर हमको प्लाईवुड की हीटिंग करनी है तो हमको ये कुछ इतना करना पड़ता है। ठीक है। प्लाईवुड की हीटिंग के लिए हमको डायलेक्ट्रिक हीटिंग करनी पड़ेगी, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 1 से 2 मेगाहर्ट्ज के बीच में होगी। ठीक है। कोई पूछेगा कि प्लास्टिक को हीट करना, तो कौन सी हीटिंग यूज करोगे, बताओ जरा। अगर आपको किसी प्लास्टिक को हीट करना है तो क्या करोगे आप? डायरेक्ट्रिक हीटिंग। ठीक है ना। किसी प्लास्टिक को अगर गर्म करना है तो कौन सी हीटिंग यूज करोगे आप यहाँ पे? डायलेक्ट्रिक हीटिंग। ठीक है। एक और क्वेश्चन बनता है कि रूम हीटर जो हमारे होते हैं, होम रूम हीटर, क्या बोलिए यहाँ पे? होम रूम हीटर्स। वो कौन सी हीटर, क्या बोलोगे आप यहाँ पे? ये आपके होते हैं रेजिस्टेंस हीटर। ये आपको होता है कौन सी हीटिंग? रेजिस्टेंस हीटिंग पे काम करते हैं। ठीक है। दरवाजा बंद कर देना बस। ठीक है। एक और क्वेश्चन बनता है कि फर्नेस के अंदर हमारे पास अगर जो हीटिंग एलिमेंट है, फर्नेस के अंदर जो हमारा हीटिंग एलिमेंट है, मतलब एक तरीके से हम यहाँ पे इनडायरेक्ट हीटिंग का जो कर रहे थे, तो वहां पे जो इलेक्ट्रोड था वो क्या होता है, याद रखना। आपका फर्नेस के लिए, फर्नेस के अंदर हमारे पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है ना, वो कितना है, कौन सा होता है ना। तो याद रखना जो इलेक्ट्रोड है ना, फर्नेस के अंदर हम लोग क्या लगते हैं यहाँ पे, जो हीटिंग
गया इसका। अगर हम यहाँ पे हीटिंग इलेक्ट्रोड की बात करें तो हम यहाँ पे दो मटेरियल को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। एक है आपका मॉलिब्डेनम, एक होता है आपका टंगस्टन। टंगस्टन थोड़ा सा हैवी है, मतलब कि जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर आपको चाहिए, जैसे कि 2500 चाहिए, 2000 चाहिए, तो आप टंगस्टन का यूज करते हो। मतलब 2000 से ज्यादा होगा तो टंगस्टन, 1500 1600 होगा तो आप यहाँ पे किसका करते हो, मॉलिब्डेनम का। अगर आपका टेम्परेचर कहीं 1600 1500 के आसपास है तो आप मॉलिब्डेनम का यूज कर लोगे। लेकिन अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए तो आप किसका करते हो, यहाँ पे टंगस्टन का यूज करते हो। ठीक है। एक क्वेश्चन और बनता है कि जो आर्क हीटिंग में जो इलेक्ट्रोड बना होता है, तो बताएं इनडायरेक्ट हीटिंग में जो इलेक्ट्रोड बना होगा किसका बना होता है, वो आपका ग्रेफाइट का बना होता है। लिखना, इनडायरेक्ट हीटिंग में इनडायरेक्ट हीटिंग में जो इलेक्ट्रोड बना होता है वो किसका बना होता है, आपका ग्रेफाइट का बना होता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, कहीं पे ऐसे बहुत जगह होता है जहां पे हमको टेम्परेचर को कंट्रोल करना होता है ना। बहुत एक ऐसा होता है, जैसे कुकिंग ओवन हो गया हमारे घर पे, है ना। तो टेम्परेचर को जो कंट्रोल करने के लिए ओवन, है ना, तो टेम्परेचर हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए हम जो डिस डिस डिवाइस का यूज करते हैं उसका नाम क्या है, थर्मोस्टेट। हम लोग यहाँ पे थर्मोस्टेट का यूज करते हैं। इसके लिए टेम्परेचर कंट्रोल के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं किसका, थर्मोस्टेट का यूज करते हैं। और क्या बचा है। अगर आपसे बोला गया नॉन फेरस मटेरियल को हीट करना है, किसको, नॉन फेरस मटेरियल, तो आप यहाँ पे कौन सी हीटिंग यूज करोगे आप, तो आप करते हैं यहाँ पे इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग। ठीक है। मुझे जितने क्वेश्चन याद आ सकते थे वो मैंने करा दिए हैं। ठीक है। मुझे जितने क्वेश्चन लगते थे इंपॉर्टेंट वो मैंने करा दिए हैं। और जो बची हुई चीजें हैं वो आपको एक बार खुद से करनी पड़ेंगी, है ना। मतलब इन सब चीजों में अभी मेरे पास दो चीजें और बची हैं। एक बचा आपके पास क्या, ट्रैक्शन वाला पार्ट, और बता आपके पास दूसरा एक और बैटरी वाला पार्ट। तो वो दोनों मुझे अभी करना है। तो वो अपनी 9 बजे क्लास थी ना, शेड्यूल में देख लेना एक बार। कहाँ गया टाइम टेबल यार। हाँ, 9 बजे क्लास है ना। तो 9 बजे मिलते हैं और यूडब्ल्यू कंप्लीट करते हैं, ठीक है। आप लोग के पास अभी कितना टाइम है, लगभग 40 मिनट का टाइम है। इस 40 मिनट में आप अपनी पूरी एनर्जी दिखाओ, है ना। और आपका इल्यूमिनेशन, वेल्डिंग और हीटिंग, यूथ पब्लिशिंग की बुक उठाओ, सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, है ना। सब नोट्स आपके सामने है, रिवीजन अपन कर ही चुके हैं, है ना। तो एक बार आप बैठ के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करो। हम लोग मिलते हैं 9 बजे। जो बच्चा कुचा पार्ट है वो भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। चलो, बाय बाय, टेक केयर।